you find what you I'd like to now call Dr. Ashish, Secretary of ABCA Delhi and Coordinator of Digitalization and ABDM Awareness Program of ABCA, currently practicing in own digital clinical facility that is registered under ABDM program of National Health Authority as healthcare professional and digital healthcare facility. Please, Dr. Ashish Sharma, sir. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू विनोद सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन किया है, इट्स वेरी एनलाइटिंग. नाउ आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन इन मेडिकल फील्ड नाउ. जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो के अंदर सभी चीजों के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है. पहले हम देखते थे पेमेंट्स जो है हम सभी ऑनलाइन मतलब कैश में क्या करते थे, आजकल सभी यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही ज्यादातर करते हैं. जैसे यूपीआई है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी मेडिकल फैकल्टी है या मेडिकल इकोसिस्टम है, जो भी स्टेक्स होल्डर हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है टू शेयर द डाटा. जैसे अगर हम अभी देखें, अगर कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो जाता है तो उसको अपना रिम्बर्स लेने के लिए बड़े मेहनत करनी पड़ती है. तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ते हैं और अपने मेडिकल जितने भी डॉक्यूमेंट जा करके हॉस्पिटल में पड़ते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी में भेजने पड़ते हैं. Please, Dr. Ashish, please go ahead. जी मैम. मैम मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा, एबीडीएम के बारे में बात करने से पहले हम ये एक बार जरूर मैं इस बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे डॉक्टर्स के. बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन अप किया कि भाई हम डिजिटलाइज अपनी प्रैक्टिस को करेंगे, इज इट सेफ, कि ये सेफ भी है नहीं है, हमारा पेशेंट्स का डाटा है वो पर्सनल होता है, उसको हमें डिस्क्रीट रखना है. कई तरह के क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे लोगों ने पुटअप किए थे. दूसरा, फाइनेंशियल डाटा जो हमारा है कि हम अपने क्लिनिक के बारे में फाइनेंशियल एड्स उसमें ऐड करेंगे तो वो सबको शेयर हो जाएगा. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के जो मेरे पास आए थे डॉक्टर्स के ही. तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा. देखिए, डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है, इट्स नॉट कमिंग राइट नाउ, ये अभी नहीं हुआ कि आज से किसी ने कह दिया कि आप डिजिटलाइज हो जाइए और हम आज से कोशिश कर रहे हैं कि सबको मतलब डिजिटल कर दें. ऐसा नहीं है. इट इज इवॉल्विंग प्रोसेस. ये काफी टाइम पहले से शुरू हो गया. जब कोरोना काल आया उस टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोग फोन पर कंसल्टेशंस कर रहे हैं, फोन पर मेडिसिन मंगवा रहे हैं. और आज तो वो इवॉल्व होकर के इतना हो गया कि बड़े बड़े एप्स बन गए हैं जो ऑनलाइन ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज आपको घर पे प्रोवाइड कर देते हैं. आप जस्ट अपना फोन उठाइए, इतने सारे एप्स अवेलेबल हैं जो आपको घर पे ही आपकी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. लाइक आप ब्लड टेस्ट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे एप्स हैं, अपोलो के एप्स हैं, 1mg के एप्स हैं और बहुत सारे एप्स हैं जिनसे आप घर बैठे कोई भी टेस्ट को बुक कर सकते हैं. और जो फ्लेबोलॉजिस्ट है वो अपॉइंट कर देते हैं, आपके घर पे आता है, सैंपल लेकर के चला जाता है और रिपोर्ट्स भी आपकी ऑनलाइन ही आ जाती है. देन आप डॉक्टर को भी ऑनलाइन ही कंसल्ट कर सकते हो उस ऐप पर, वो डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन ही आपके पास प्रेस्क्रिप्शन भी आ जाता है. ये सब कुछ पहले से ही शुरू, अगर इसको सिस्टमेटाइज किया जा सके, स्टैंडर्डाइज किया जा सके, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है ये हमारे यहाँ पर हो रहा है, पहली बार ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही पहले से हो रहा है, कई जगह पर हो चुका. तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हेल्थ के अंडर में होते हैं, मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था हेल्थ इंश्योरेंस का, कि हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेने के लिए जाते हैं तो पहले हमें क्लेम करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर. हॉस्पिटल में क्लेम करने के बाद फिर वहां से वो उस क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस वाले. अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं देन आपका केयर मतलब कैशलेस आपका फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है. और वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको अपनी जेब से पूरा पे करना पड़ता है. देन आप उसको रिम्बर्स कराने के लिए जाते हैं, और रिम्बर्स कराने का प्रोसेस और भी हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप जब रिम्बर्स कराने जाते हो तो आपको वहां पे भी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में भी कई सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो दो तीन चक्कर आपको खामा खामे लगाने पड़ते हैं. और आज के टाइम में लोग अपना टाइम बचाने के लिए सब कुछ फोन पे करना चाहते हैं. और फोन पे भी अब ये चीजें इतनी ईजी हो गई है, क्योंकि जब एबीडीएम आ रहा है, अब ये रोल आउट हो रहा है हर हॉस्पिटल के अंदर, आगे आने वाले टाइम में इतना इजी प्रोसेस हो जाएगा कि जहां हॉस्पिटल में वो इनिशिएट हुआ उसका ट्रीटमेंट पेशेंट का, वहीं से ही इंश्योरेंस वालों को वो इंटीमेट करेंगे और वो सारा डाटा उनके पास में आपस में जो उनको चाहिए होता है, जो हम वैसे भी प्रोवाइड करते हैं, वो डिजिटली उनको मिल जाएगा.
मैंने कई डॉक्टर से बात की, उसमें भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अभी हम जो ओपीडीज में पेशेंट्स देखते हैं दे आर नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। हम पेशेंट से जो पैसा लेते हैं वो अपनी जेब से दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। बहुत कम पॉलिसीज हैं जो इंश्योरेंस में कवर करती हैं ओपीडीज को, लेकिन आने वाले टाइम में सारी पॉलिसीज ही ऐसी बनेंगी जो इंश्योरेंस को कवर करने वाली, मतलब इंश्योरेंस में ओपीडीज को कवर करने वाली होंगी। इससे क्या है कि टाइम बचता है, पेपर बचता है, और आपका बहुत सारा वर्क बच जाता है। डॉक्टर्स के पास इतना हेडेक होता है, मैं देखता हूँ जब हम पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं, पहले हम उसको लिखते हैं, लिखने के बाद में फिर हम उसके बाद में उसके ऊपर अपना जो हमारे रेप्रेजेंटेशन है या फिर मेडिसिन सिलेक्शन है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, उनको एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद उसका फिर मेडिसिन निकाल करके मेडिसिन देना, ये सब काम हम करते ही हैं। बट ये हमें पेशेंट के साथ में करना पड़ता है, हम पेशेंट से बात भी करनी है, पेशेंट को भी इंटरटेन करना है, और साथ में अपने प्रोसेस को भी करना है। तो ये बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। बट जब हमारे पास डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है और उसको हमें इजी बनाया जा सकता है, हम उसको और इजी कर सकते हैं, तो हमें इसको करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये क्वेश्चन किया था कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम क्यों करें डिजिटलाइज। तो ये मैंने इस चीज के रिगार्डिंग बात कही है कि हम करें ना करें ये हमारा अपना आउटलुक है, बट करंट में ये पहले से ही हो रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे एप्स और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं और नए नए प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं जहां पर वो पेशेंट्स को ऑनलाइन ही देख लेते हैं, ऑनलाइन ही प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं। अब ये चीज कितनी ज्यादा आगे जाकर के बेनिफिशियल होगी ये तो हमें देख के पता चलेगा, हम इवॉल्व कर रहे हैं उसके साथ में। सेकंड बात मैं ये रखना चाहूंगा, अभी तक जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती थी गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर्स के लिए, वो सबसे पहले एलोपैथ डॉक्टर्स के लिए होती थी और बाद में जाकर के होम्योपैथ्स के पास आती थी। जैसे मैंने अभी बार बार बात की इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस आप देखेंगे आज भी, अब कुछ टाइम से आयुष की आईपीडीज कवर होती है उसके अंदर। जब शुरुआत हुई तो केवल एलोपैथिक आईपीडीज उसके अंदर कवर हुआ करती थी, सारी आईपीडीज कवर नहीं होती थी। आईपीडीज केवल एलोपैथिक, और वो उसी का कवर देते थे इंश्योरेंस वाले। बट बाद में इतने साल बाद जाकर के आयुष वालों को भी उसके अंदर बेनिफिट दिया गया कि हाँ, जो आयुष हॉस्पिटल्स चला रहे हैं वो अगर आईपीडी चलाते हैं, पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटी वहां पर पेशेंट्स को प्रोवाइड होनी चाहिए। अब इतने साल के बाद जाकर के पेशेंट्स को ये बेनिफिट मिल पाता है कि वो आयुष का ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, वट एवर इट इज, वो उसका भी रिम्बर्स करवा सकते हैं, उसको भी कैशलेस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन इतना होने के लिए हमें कितना साल वेट करना पड़ा कि हम आयुष को भी वहां पे इंश्योरेंस के अंदर कवर करवा पाए, ये तुरंत नहीं हुआ। लेकिन ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर भारत सरकार ने ये उपक्रम किया है सभी आयुष आयुष के डॉक्टर्स के ऊपर कि सबको एक साथ इन्वॉल्व किया है। इट इज नॉट फॉर एलोपैथी फर्स्ट। हाँ, हाँ, ये हमारा डिसीजन है कि हम इसको आज ज्वाइन कर लें या हम बाद में फिर इसके अंदर जुड़ जाएं, वो हमारा आउटलुक है। बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पहल की है कि जब इन्होंने इसको शुरू किया तो इसका नाम भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसीलिए रखा क्योंकि इसमें आयुष को जोड़ना था, वरना इसका पहले नाम NDHM रखा गया था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो एक पायलट एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दमन एंड गुजरात के पास में जो आइलैंड है दमन एंड मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा वहां पर, और अंडमान निकोबार, दो जगह दमन पर एंड एज दीव। अ, दमन एंड दीव। जी मैम, दमन एंड दीव, वहां पर इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, तब इसका नाम NDHM रखा गया और वहां पर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखाई दिए। तब इसको रोल आउट किया जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। नाउ अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई ABDM कैसे हमारे लिए वर्क करता है, ये क्या कैसे बेनिफिशियल है। ABDM जो है ये एक दिन में नहीं आया, मैंने आपको बता दिया। ABDM मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये NHA का एक प्रोग्राम है। NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस टाइम पर करंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत ही NHA आता है, और NHA के अंतर्गत सारे हेल्थ प्रोफेशनल या जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। NHA के अंतर्गत हम लोगों को रजिस्टर होना होता है दो प्रकार से। जो डॉक्टर्स हैं वो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहां पर रजिस्टर होते हैं, और जो उनकी फैसिलिटीज है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटीज NHA पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं। NHA पोर्टल पर रजिस्टर होने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अब जो हम
आप वहां पर रजिस्टर हैं तो हम एक तो नेशनल प्लेटफॉर्म पर विजिबल हो जाते हैं कि यहाँ ये एक डॉक्टर हैं जो एक नेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिजिटली ये प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर लोग अगर फोन से या अपने ऑनलाइन किसी तरीके से कंसल्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसी चीज के लिए अभी हमारे एसोसिएशन का भी एक ऐप लॉन्च होने वाला है थोड़े टाइम में, जिसमें हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वहां पर डॉक्टर्स भी रहेंगे और पेशेंट्स हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर पाएंगे बाय दैट ऐप। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर लोगों का एक क्वेश्चन डॉक्टर्स का ये भी था कि उसमें डाटा कितना सेफ है। तो मैं आपको बता दूं, जो डाटा आप पेशेंट का जनरेट करेंगे, जो फाइलिंग आप पेशेंट की करेंगे, वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर आपका बिल्कुल सेफ डाटा रहेगा, जिसको केवल आप ही रिट्रीव कर सकते हो, आप ही अप्रोच कर सकते हो। उसको हर कोई रिट्रीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो पासवर्ड और ओटीपी प्रोटेक्टेड है। जब आप अपना आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं या फिर अपना ओटीपी डालते हैं, तो केवल आप ही उसको रिट्रीव कर सकते हैं, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब कई जगह पे बात आती है, फिर हम जब डाटा शेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या शेयर कर रहे हैं? दैट इज द थिंग कि जब हम डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो चीज शेयर कर रहे हैं दैट इज नीडेड टू बी शेयर, जिसको हमें शेयर करना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी का ब्लड टेस्ट के लिए किसी पेशेंट को भेज रहे हैं, तो हमें पेशेंट का नाम बताना पड़ेगा, पेशेंट की एज बतानी पड़ेगी, ये हमें बताना ही पड़ेगा। बिना नाम एज बताए हम पेशेंट का टेस्ट क्या करवाएंगे? तो जो डाटा नीडेड टू बी शेयर है वो शेयर होगा, और जो नहीं है वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम जिसको भी हम एवीडीएम में डाल देंगे सबका डाटा एकदम ऑनलाइन हो गया है, कोई भी उसको रिट्रीव करके उसके बारे में सारी जानकारी ले लेगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एबीडीएम जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है एबीडीएम, उसके ऊपर केवल दो तीन चीजें ही अपलोड होती हैं, जैसा कि डॉक्टर का प्रोफाइलिंग, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर के पास डिग्री कौन सी है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज द थिंग जो डॉक्टर के बारे में एज एचपीआर वो रजिस्टर करते हैं एनएचए के पोर्टल पर और एबीडीएम के अंतर्गत। सेकेंड चीज जो होती है वो है आपका एचएफआर, यानी कि सॉरी, डिजिटल हेल्थ फैसिलिटी। उसको जब हम रजिस्टर करते हैं, यानी हमारा जो क्लिनिक है हम उसको रजिस्टर करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन एनएचए के पोर्टल के पास होती है। एक इंफॉर्मेशन हो गई डॉक्टर्स के बारे में, दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई क्लिनिक के बारे में। ये दो इंफॉर्मेशन आपके गवर्नमेंट के पास में है। अब वो होना भी चाहिए, इट इज आप हम सब जगह हम अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। जब हम होम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो हम अपने आप को होम्योपैथी के बोर्ड में रजिस्टर करते हैं, कोई एलोपैथी का डॉक्टर है तो एलोपैथी के बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर करता है, ये हो रहा है, सब करते हैं। और बिना रजिस्टर किए तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो इट इज मैंडेटरी, ये सबके लिए है। लेकिन जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उससे डाटा जनरेट करने का प्रोसेस हमारा बन जाता है, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रखा है एबीडीएम में। वहां पर दो डाटा मैंने आपको बताया, एक आपका नाम, आपका आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी आयुर्वेदा जो भी आप कर रहे हैं वो, साथ में आपकी क्लिनिक की डिटेल, बस सिर्फ इतना ही गवर्नमेंट के पास है, जो कि होना भी चाहिए। पेशेंट के डाटा की जब हम बात कर रहे हैं तो पेशेंट के डाटा में केवल जैसे आधार कार्ड बना है सबका, तो अब हम अगर हम देखें डिजिटलाइज होने के बाद में आधार कार्ड सभी के आधार कार्ड बने हैं। मेरे ख्याल में अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी भारत की है तो लगभग 100 करोड़ के तो आधार कार्ड होंगे ही, इससे कम तो नहीं होंगे। तो सभी के आधार कार्ड बने हैं, और जब सबने आधार कार्ड बनवाए हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाते हैं। पहले अगर हमें कुछ भी गवर्नमेंट का बेनिफिट फैसिलिटी का लेना है तो उसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे, आज घर बैठे हर चीज का फॉर्म घर बैठे भर जाता है। डिजिटलाइजेशन इज नॉट अ, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि पता नहीं क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, जो हम पहले से कर रहे हैं वही हो रहा है। हम पेशेंट का डाटा जो रखेंगे सारा हमारे ही पास रहने वाला है, ये ऑनलाइन सब जगह पर सबके पास ऐसा का ऐसा नहीं जाने वाला, विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट। नाउ अगर कोई पेशेंट आपके पास दिखा रहा है या मेरे पास भी दिखा रहा है, अगर वो चाहेगा कि मैं भाई किसी तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट करूं, तो वो जब वहां पर जाता है तो वो, अब ये पेशेंट का राइट है बाय द लीगल वे कि हम उसको पूरा अधिकार है जानने का कि मुझे क्या ट्रीटमेंट और क्यों दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है। आप उसको इस चीज से मिसगाइड या फिर आप उसको वंचित नहीं कर सकते ये बताने से कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं। इट्स अ लीगल थिंग, आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर वो कोर्ट के, अगर हम कहते हैं हम अपना प्रेस्क्रिप्शन शेयर नहीं करते, वो कोर्ट के रास्ते से ले सकता है, इट्स हिज लीगल राइट, अगर उसको जानना है वो ले सकता है। तो विद द ओनली पेशेंट्स कंसेंट, अगर पेशेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के आग दिखाना चाहता है और वो शेयर करना चाहता है कि ये डॉक्टर्स का, पिछले डॉक्टर ने जो मुझे देखा उनका ये डायग्नोसिस था और ये उनके पास ये उन्होंने मुझे दवाइयां चलाई थी, और वो भी पेशेंट का अगर आभा कार्ड बना हुआ होगा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत आभा कार्ड पेशेंट्स का बनता है,
वो आभा कार्ड अगर उसका बना होगा तो उसके द्वारा वो कंसेंट सामने वाले डॉक्टर को देगा और तब वो उसके डाटा को देख पाएंगे। वो भी सिर्फ, मैंने बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली विद द पेशेंट कंसेंट। अगर पेशेंट नहीं चाहता कि कोई भी मेरे डाटा देखे तो कोई नहीं देख सकता, आप खुद भी नहीं देख सकते। अगर कोई पेशेंट, अभी आज के टाइम में मैं देखता हूँ, जैसे मैं एक बार मेरा काम पड़ा, कुछ मैंने विजिट किया है एम्स वगैरह में, जगह जगह उन्होंने एक लोग छोड़ रखे हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ करके उनके आभा कार्ड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्या नीड है आभा कार्ड बनाने की? इसकी नीड ये है कि जब हम देखते हैं वहां पर जाकर के इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग करके हम टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट करवाने के बाद में फिर दोबारा अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए हमको जाना है, फिर उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। बट आभा कार्ड जिसके पास है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके उस आभा पोर्टल पर अपने आप ही उसकी रिपोर्ट उसको दिखाई देती है और वहां से वो इजीली, बिल्कुल इजीली, सिर्फ एक कंसेंट देख करके ओटीपी के द्वारा वो किसी को भी उसको शेयर कर सकता है जिसको वो चाहेगा, ओनली विद द कंसेंट। बिना पेशेंट के कंसेंट के या बिना डॉक्टर के कंसेंट के कोई भी डाटा कहीं पर भी नहीं जा रहा है। ये हमें बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करने की आवश्यकता है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि सबकी पेशेंट्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, सब डॉक्टर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, हम जो अपने अर्निंग कर रहे हैं वो सारा शो अप हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस चीज को कि हम ये जान लें, देखिए, अगर मेडिकल फील्ड के अंदर कोई भी नई चीज आती है तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए एबीसीए ने डिजिटलाइजेशन को अपना एक प्रोग्राम बनाया है। ये हमारा पार्ट ऑफ द वर्किंग है। हम इस चीज को सब लोगों तक पहुंचा पाए, सब लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में बता पाए और सबको इस चीज के लिए अवेयर करें, साथ में मोटिवेट भी करें कि वो डिजिटलाइज हों। इसके लिए हमने इसको अपना पार्ट बनाया और हमने डीआरसीएफओ से इस चीज के लिए टाई अप किया। हम फ्री में उसका डीआरसीएफओ का प्लेटफॉर्म अपने डॉक्टर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी पर्पज के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप करके देखिए कि डिफरेंस क्या आता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अभी से 2 साल पहले मैं खुद सारा कुछ पेपर पे ही लिखता था, सब कुछ, एवरीथिंग। मेरे पास अभी भी 20 साल के रिकॉर्ड सारे प्रिंटेड फॉर्म में ही रखे हुए हैं। बट जब से मैंने डिजिटलाइजेशन इस प्रोसेस को अपनाया है, मैं अपने सारे पेशेंट्स का डाटा ऑनलाइन ही रख रहा हूँ। मतलब सब कुछ उसमें, सब कुछ का मतलब है मैं जो कुछ भी पेशेंट से पूछता हूँ, एक स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रही है। भाई हम सब जो भी हम डाटा ले रहे हैं हम पेशेंट का, तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि हम पेशेंट से कितनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और कितनी अपने पास रख रहे हैं, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन, नेम हो गया, एज हो गया, जो भी चीजें हम उसकी ले रहे हैं उसको हम एक फॉर्मेट में क्रिएट कर रहे हैं। हम पेशेंट का नाम, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है, या फिर अभी जो हम उसको डायग्नोज करते हैं, ये 4 चीजें बड़ी मिनिमल है जो हम लिखते ही लिखते हैं। हर कोई लिखता है, एलोपैथ भी लिखेंगे, आयुर्वेद वाले भी लिखेंगे, सबको लिखना पड़ेगा। देन द प्रेस्क्रिप्शन। ये ये 5 चीजें सबको ही लिखनी होती हैं। ये गवर्नमेंट एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के अंदर डाटा जनरेट कर रही है जो रिसर्च के काम आएगा। अब यहाँ पे जब मैं इस बात की बात करता हूँ कि रिसर्च के काम आएगा तो फिर से बात आ जाती है कि पेशेंट का डाटा तो लेंगे ही ना। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आज भी रिसर्च कर रही है। हम देखते हैं गवर्नमेंट नई नई आईसीएमआर है, नई नई गाइडलाइंस बना रही है कि भाई ऐसा होता है, ये चीज में ऐसा करना चाहिए। कोई भी बीमारी के लिए तुरंत गाइडलाइंस आती हैं। तो वो कहाँ से आ रही हैं? वो बीमारियों को देखते हैं कि बीमारी कौन सी है, उसके लिए क्या प्रेस्क्रिप्शन जनरेट किए जाते हैं, इसके इसके द्वारा वो गाइडलाइंस को बना रहे हैं। अभी अगर हम कुछ 2-4 साल के अंदर की बात देखेंगे तो पहले जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस आती थी और जो अब आईसीएमआर की गाइडलाइंस आ रही है, दे आर वे डिफरेंट। अब जो आईसीएमआर गाइडलाइंस बना रहा है वो आयुष कंसर्न है, यानी कि आयुष के इस्तेमाल से कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे हमको लाभ हो सकता है, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बन रही हैं। पहले गाइडलाइंस बनती थी कि आप कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन में क्या क्या सलाहें हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस होती थी। तो ये डाटा जब गवर्नमेंट के पास जाएगा कि आयुष के डॉक्टर्स के द्वारा क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके जब ये डाटा होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हमारा एक विजन है कि हम चाहते हैं आयुष जो पैथी है ये सबसे आगे हो और एलोपैथी जो है वो लास्ट में इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हम जानते हैं वो लास्ट में इस्तेमाल करने की चीज है। लोग सबसे पहले तुरंत कुछ भी होता है एलोपैथी की गोली सब लोग खा रहे हैं, पैरासीटामोल हो गया या कोई भी छोटी मोटी गोलियां, लोग डॉक्टर से तो पूछते भी नहीं है, अपने आप लेते हैं, खा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, हेल्दी बने। इस चीज के लिए गवर्नमेंट खुद आयुष को प्रमोट कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया है तो इसमें स्टेक होल्डर बनाया है आयुर्वेदा के और आयुष के सभी डॉक्टर्स को, ताकि वो आगे आए।
अपनी रिसर्च लोगों को बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी चीजें शेयर करें, क्योंकि चीजें जब हम शेयर करेंगे तभी हमारी पैथी आगे बढ़ सकती है। और होम्योपैथी, जिसे हम कहें कि प्राइमरी वे ऑफ ट्रीटमेंट, तभी बन पाएगा जब हमारा डाटा शेयरिंग होगा। डाटा शेयरिंग का मतलब पेशेंट का पर्सनल डाटा शेयर करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारी अर्निंग्स का डाटा शेयर करना है। डाटा शेयरिंग का मतलब है कि हम इतने तरह के पेशेंट देखते हैं और इतने हमारे पास ठीक हो रहे हैं, ये डाटा जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने अभी लास्ट जो हैनीमन के बर्थडे पर एक सेमिनार हुआ था सीसीएच का, मैंने वो अटेंड किया था, WHD वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर। तो उसके अंदर CCRH ने अपने खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है, मुझे भी उसका नाम याद नहीं है, मैं इस पे शेयर करूंगा। मैं अभी ग्रुप पे सारी चीजें ABDM के बारे में, मेरे पास पूरी PDF की फाइल है, मैं उसे शेयर करूंगा ताकि आप सभी उसको पढ़ें कि ABDM क्या है, कैसे है। उसको सारा कुछ कह करके बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का अपना विजन है वो उसके अंदर सारा रिटर्न है, जो गवर्नमेंट का बनाया वो PDF है। मैं इस पे शेयर करूंगा, मैं चाहूंगा आप सभी पढ़ें उसको, फिर देखें कि ये क्या है। क्योंकि सिर्फ उसको हम एक, ये बहुत छोटा टाइम है, आधे घंटे के अंदर उसको पूरा तरह से बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ जो मुझसे पॉसिबल वे में हो सकता है। वरना ये मेरे पास लिखा हुआ रखा है, बट ये 4-5 पेज में, बड़ा ये भी बड़ा शॉर्ट है। ये 46 पेजेस का लगभग एक PDF है, मैं भी इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको देखिएगा। इसके अंदर जितना सारी डिटेल आपकी जानने लायक है वो उसके अंदर है, कि हम क्या डाटा शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं, क्यों शेयर कर रहे हैं। इतना सब कुछ शेयर, मतलब सॉरी, डाटा शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ बता दें। हमें सिर्फ, हम कितने पेशेंट किस चीज की, अब हम अगर 10 पेशेंट देख रहे हैं, 10 में से हमारे पास रोजाना कितने पेशेंट शुगर के आ रहे हैं, कितने पेशेंट हमारे पास मेंटल डिजीज के आ रहे हैं, अगर 100 पेशेंट देखें तो कितने पेशेंट हमारे पास कौन सी बीमारी के आ रहे हैं, ये डाटा तो हमें शेयर करना पड़ेगा। वरना हम बताएंगे कैसे कि हम क्या ठीक कर रहे हो, क्या हम ठीक नहीं कर पा रहे। आज के टाइम में जब हमें पता है कि एलोपैथी में कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इसीलिए पता है ना, क्योंकि उसका डाटा शेयर हो रहा है। सब जानते हैं कि भाई शुगर की दवा कोई शुगर शुरू करता है तो लाइफ टाइम खाता ही रह जाता है, उसको कभी बंद नहीं होती। थायराइड की दवा कभी बंद नहीं होती, BP की दवा कभी बंद नहीं होती, क्योंकि वो डाटा शेयर हो रहा है, इसलिए पता है ना। तो अगर हम में से किसी को भी ये डाउट है कि डाटा शेयरिंग हो रही है और हमारा डाटा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा, कि हमारे पेशेंट की प्राइवेसी उसके अंदर रिस्क पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ABDM का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपने पेशेंट्स का डाटा, एक तो सेफ है, वो बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं है कि वो चला गया, ऐसा नहीं है। ABDM के द्वारा आपको ये सुविधा मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, DRCFO हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, इसमें क्या है, हम कहीं से भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट में सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर अभी डिजिटलाइज पहले से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेडार, सबसे ज्यादा होम्योपैथी में रेडार यूज होता है। तो रेडार जो हम यूज करते हैं उसका सारा डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। नाउ सी, अगर हम क्लिनिक में हैं तब तो ठीक है, हम उस पर सारा कुछ डाल के फीड करके उसको सेव कर सकते हैं। बट हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं हम बाहर गए हैं, हमें कोई पेशेंट मिल गया, हमसे टकरा गया, कहता है हमें दवाई दे दो, हम उसको नहीं देख सकते। और देखेंगे भी तो हम दवा बता देंगे तो या तो हम भूल जाएंगे, पेशेंट भूल जाएगा। लेकिन ABDM इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें ये सुविधा है, हम जहां खड़े हैं, जिधर खड़े हैं, अपना फोन निकालेंगे, ऐप खोलेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे, बीमारी लिखेंगे, सिम्टम्स नोट करेंगे, एंड वी कैन प्रेस्क्राइब हिम, गो थ्रू, हम चलते चलते प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई भी आज के टाइम की डिजिटल फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बताया जैसे UPI है, तो UPI इज जस्ट अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो आपका कोई डाटा रखता नहीं है, सिर्फ वो इसका ट्रांजेक्शन ID रखता है कि हाँ ये डाटा यहाँ से UPI में ये ट्रांसफर हुआ है, बस। तो गवर्नमेंट ने हर हर फील्ड के अंदर एक डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक इस तरह की एंटाइटी बनाई है। जैसे एक UPI है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर, होटल्स के अंदर भी एक इस तरह का डाटा है कि आपके पास कौन आया कौन नहीं, इसको शेयर करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हैं। अभी हम अगर टीबी की बात करें, तो टीबी के जो डॉक्टर्स जो टीबी देखते हैं, टीबी के पेशेंट्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बना रखा है, जहाँ पे आपको डाटा शेयर करना पड़ता है, उसके इंसेंटिव भी आता है। जो टीबी के है, टीबी के ऊपर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखा है, जिसमें हम टीबी के पेशेंट्स को अगर देखते हैं तो उसको ठीक करने पे उसका पेशेंट को जो बेनिफिट है वो डॉक्टर के द्वारा ही गवर्नमेंट दिलवाती है, और डॉक्टर को भी टीबी के पेशेंट देखने के लिए कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो उसमें भी डाटा शेयर करना पड़ता है हमको। डाटा शेयरिंग हर जगह है, हम डाटा शेयरिंग से नहीं बच सकते, बट इट इज अप टू अस, हमें क्या शेयर करना है और क्या शेयर नहीं करना है। और ये पेशेंट के हाथ में है कि वो क्या शेयर करना चाहता है और क्या नहीं शेयर करना चाहता है। अगर कोई पेशेंट मुझे दिखा रहा है या मुझसे कंसल्ट कर रहा है
और वो आगे जाके किसी तीसरे डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, तो ही नीड टू शेयर, और उसको अगर करना है तो वो करेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। आप नहीं कहोगे तो क्या वो अपनी बात को नहीं बताएगा? वो बिल्कुल बताएगा। मुझे इतना ही बताना था। बाकी जो हमारा डीआरसीएफओ का प्लेटफॉर्म है वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे आपके टाइम को बचा लेता है, इसके बारे में अखिल जी हमसे जुड़े हैं। वो उसका एक सेशन देंगे जिसमें डेमो देंगे वो कि कैसे ही आपके टाइम को बचाता है। इट्स वेरी टाइम इफिशियंट, मतलब हमारा कम से कम 50% ऑफ टाइम उससे बच जाता है। 50% ऑफ टाइम इसलिए बच जाता है क्योंकि एक इसमें एआई का फीचर दिया गया है, वो अभी इसका डेमो देंगे। उसमें ये होता है कि जब हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, हम पेशेंट पेशेंट का कंसेंट लेकर के उसको ऑन कर देते हैं, तो वो रिकॉर्ड होता है जो हम बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत जैसे जैसे उस एआई में रिकॉर्ड होती जाती है, वो उसको पूरा मेडिकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करके डाटा जनरेट कर देता है। आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, पेशेंट की ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, ये यहाँ से ये एलिमेंट यहाँ से शुरू हुआ, या ये चीज बढ़ रही है घट रही है, कुछ नहीं। वो पूरा डाटा एज इट इज जनरेट कर देता है, एंड इन दी फॉर्म जिसमें हमको चाहिए, कि उसको गर्मी से दिक्कत बढ़ती है, सर्दी से दिक्कत बढ़ती है, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लास्ट में हमारा काम रह जाता है उसको एक बार रिव्यू करके प्रेस्क्रिप्शन लिखना। तो इट्स वेरी टाइम सेविंग। ठीक है मैम, मुझे इतना ही बोलना था, बाकी आगे देख लूंगा। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आपने ये बहुत ही अच्छा, डिजिटलाइजेशन के लिए हम सबको एक्चुअली नीड है। जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द रजिस्टर्स एंड फाइलिंग द केसेस, और कहीं ना कहीं अपने लेटर हेड्स पे प्रिस्क्रिप्शंस रख रहे हैं। बट उसको, ये जो चेंज है ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है, और ये जरूरत है आज के टाइम में कि हम डिजिटलाइजेशन पे आए। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से अगर आप पेशेंट डॉक्टर फोन पे भी आप चीजें बता सकते हो, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और उसको एक मैसेज चीज कर और सकते हो। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैंने अभी बोला था कि अभी तक ओपीडीज कवर नहीं होती हैं, हम्म। चुनी चुनी पॉलिसीज हैं जो ओपीडीज को कवर करती हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा मेडिकल इकोसिस्टम हमारे देश में बनने जा रहा है जिसके अंतर्गत ओपीडीज भी इंश्योरेंस में कवर्ड होंगी। तो उनको अगर इंश्योरेंस में कवर्ड करना है ओपीडीज को, तो एक ऐसा डाटा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें इंश्योरेंस का क्लेम लेना है तो जो हमें डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं, करने और पड़ते हैं। सारा डाटा देता है पेशेंट को, पेशेंट जाकर के इंश्योरेंस कंपनी में जमा करता है। इट्स नीडफुल। तो जो हम डाटा यहाँ पे ओपीडी में जनरेट करते हैं, वो भी हमको शेयर करना ही पड़ेगा जब हम ओपीडीज का कवर का फायदा पेशेंट्स को पहुंचाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए एग्जैक्टली। होना ही है। देखिए मैम, बात ये होती है कि हम किसी चीज में कहाँ पे जुड़ रहे हैं। हम एंड पॉइंट से जाकर के जुड़ेंगे या हम शुरुआत से जुड़ेंगे? वी आर गोइंग टू लीड और वी आर गोइंग टू फॉलो, दैट इज द ओनली थिंग, बस। यस, नहीं, ट्रू बात है। और मुझे लगता है कि अब नियर फ्यूचर आने में जैसे जैसे हर कैटेगरी का होम्योपैथ है, कई बार आपकी कंसल्टेशन चार्जेस कई सीनियर होम्योपैथ्स की या बहुत फेमस होम्योपैथ की बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं वो बोलता है पेशेंट की, क्या ये इंश्योरेंस में कवर हो सकता है? तो वो भी है सर। मतलब मैंने अपने साथ भी ये पेशेंट देखे हैं कि कई बार हम लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, उन लोगों ने इस तरह के, अभी भी इंश्योरेंस है किसी के पास जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस लेके जाना प्रॉपरली विद आर लेटर हेड्स एंड विद आर द बिल्स, दे क्लेम एंड वो क्लियर हो रही है। तो मैं, मेरे पास भी मैम बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हाँ। बजाज हेल्थ के या फिर स्टार हेल्थ पॉलिसी के ओपीडीज कवर का इंश्योरेंस लिया हुआ है उन्होंने। वो अच्छा, जो हमारी कंसल्टेशन होती है वो पूरी कवर करते हैं, सारा कुछ उनको बहुत मिल अच्छी जाता है। बात है सर। ये हम प्रजापति सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, अगर इन नियर फ्यूचर जैसे जैसे अगर हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, तो हम एबीसीए के अंडर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ क्लब कर सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं एबीसीए के स्पेशली, वो इस इंश्योरेंस में आ जाए और वो अपने पेशेंट्स को कह सके कि हम इस इंश्योरेंस के अंदर हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन है सर, या हम कर सकते हैं? आशीष सर, आप कुछ बताइए। हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं, हम क्यों करेंगे। नहीं, कर सकते हैं। और अपनी ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये पहले ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है। हम्म। ठीक है सर, राइट। क्योंकि इससे अगर हम एज अ क्योंकि एसोसिएशन जो हाँ। जो इसकी भ्रांतियां हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे रहेगा, इससे हमारी जो अभी आशीष जी ने सारे क्लियर कर दिए हैं, जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए हैं कि हमको हमारे पेशेंट का डाटा पेशेंट के पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये बातें जब तक हम अपने
मित्रों को, डॉक्टर मित्रों को नहीं बताएंगे, तब तक वो डिजिटाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह से नहीं जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम इसको इंश्योरेंस से भी जोड़ सकते हैं, और वो हमारी बात चल रही है, आपको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो हमारी बात चल रही है, उसमें हम जोड़ेंगे। पर थोड़ा सा हमको अच्छा, सभी तरीके पहले की गुणवत्ता हम देखते सब हैं। उसके लिए एकदम प्रॉम्प्ट हो जाए कि हम लोग डिजिटाइजेशन को अपने रूटीन में डालें। जैसे ही डॉक्टर्स जो है वो उसको रूटीन में डालेंगे, तो आई थिंक ये हम इन नियर फ्यूचर इस चीज को हम लागू कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका बेनिफिट। मैम एक चीज और है, जी, हमारे प्लेटफॉर्म में डॉक्टर्स एडेड है ना, इनमें कई डॉक्टर्स ऑलरेडी डिजिटलाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आकर के इसके बेनिफिट्स बताएं लोगों को। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद कर रहे हैं तो बेनिफिट होगा, तभी खुद कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। anyone, any doctor who is doing the digitalization practice, अगर कोई कहना चाहता है तो एक्सपीरियंस शेयर कर ले, हम उनको। देखिए सर्वप्रथम हमारे सारे डॉक्टरों को इसको लेना चाहिए, और इसको जब फ्री में मिल रहा है तो इसको